बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर के ऑनलाइन लेक्चर्स में ये पहला आपका लेक्चर है जी। हमारी जो सेकंड शुरू हुआ है जो फ़ेज़ ऑनलाइन क्लासों का, उनका ये पहला लेक्चर है। चैप्टर 5 आपको पता है हमारा जारी है और ये लास्ट टॉपिक बच्चों आप सब जानते हैं जिन्होंने ये ज़ाहिर है वो लेक्चर लिया है। लास्ट लेक्चर जो हुआ था ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसकी स्टेटमेंट हुई थी, इसको समझ लिया था, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन हमने की थी और याद होगा एक्सप्लेनेशन के दो हिस्से किए थे। कंजर्वेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एल वेक्टर यानी एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड की कंजर्वेशन, और दूसरा हिस्सा था कंजर्वेशन ऑफ डायरेक्शन। और ये सारी एक्सप्लेनेशन, ये सारी बातें हमने कर ली हुई हैं, पता है आपको। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक बच्चों ये आपके सामने है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। नया टॉपिक चैप्टर 5 का अगला टॉपिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी शुरू होने लगा तो मैं एक दफ़ा फिर वही बात, वही कॉन्सेप्ट, वही चीज़ दोहराने लगा हूँ जो आपको याद है। ये फ़िज़िकल क्लासों में जो हमने चैप्टर 5 के अंदर हमने ये बात बार बार की थी। हमने कहा था कि जो भी नई ये चीज़, अमूमन ज़्यादातर टॉपिक्स जो चैप्टर 5 के हैं, जो भी कोई नया टॉपिक शुरू करते हैं तो हम कहते हैं जी इस तरह की बहुत हद तक मिलती जुलती चीज़ लीनियर मोशन में भी पहले भी देखी हुई है। तो बच्चों याद होगा जिस तरह लीनियर वेलोसिटी का हमने हवाला दिया था एंगुलर वेलोसिटी को डिफ़ाइन करते हुए, और एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन करने के दौरान और उसको एक्सप्लेन करने के दौरान लीनियर एक्सेलरेशन का हवाला दिया था। बहुत मिलती जुलती चीज़ें आती हैं। ऐसे ही मैं आपको याद दिलाऊं, लीनियर मोमेंटम था P = mv, और इस तरह का फार्मूला एंगुलर मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम का हम निकाल चुके हुए हैं और आप सबको पता है कि इन दोनों में क्या मुताबिकत है। ये है लीनियर मोमेंटम तो ये है एंगुलर मोमेंटम, और जैसे लीनियर मोमेंटम होता है मैस इनटू लीनियर वेलोसिटी, तो एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। क्योंकि आपको पता है जो रोल उधर मैस का है वो इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। जो लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी का है वो एंगुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी का है। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी स्टार्ट नहीं किया, इवन अभी डिफ़ाइन भी नहीं किया टॉपिक। हम यहाँ क्या पढ़ने लगे हैं? काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ये हम पढ़ने लगे हैं। ये टॉपिक हम यहाँ पर अब जो हमने शुरू किया वो भी हमने डिस्कस करना, क्या होती है, कैसे होती है, क्या इसकी डेफिनेशन वगैरह। लेकिन मैं आपको डेफिनेशन भी इवन करने से पहले ही कुछ ऐसी ही बात, वो जो ऊपर ये लिखी हुई है इस तरह की अगर दिखाऊं, तो आपने लीनियर मोशन में जो काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी चैप्टर 4 में, आपको याद होगा, उसको अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अब हम कहेंगे। वैसे पीछे हम जस्ट काइनेटिक एनर्जी कहते रहे, तो जब कहें जस्ट काइनेटिक एनर्जी तो मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी लीनियर मोशन वाली काइनेटिक एनर्जी। उसका फार्मूला आप सब जानते हैं, 12mv²। अब अगर ऊपर जैसी मैंने ये मुताबिकत दिखाई, अगर यहाँ भी मैं बच्चों ऐसी ही चीज़ आपको दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरह की बात होगी कि चलिए नीचे हम लिख देते हैं कि जिस तरह की ये ऊपर चीज़ है उसी तरह की नीचे मैं दिखाऊं। तो रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम पहले ही प्रिडिक्ट करने लगे हैं। 1/2 तो खैर नंबर है, वैसे ही आ गया। उधर जो रोल m का है वो इधर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो m की जगह मैं इधर लिखता हूँ I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो इधर लीनियर वेलोसिटी का वो इधर एंगुलर वेलोसिटी का, वहाँ v का स्क्वायर है, यहाँ ओमेगा का स्क्वायर। ये फार्मूला हमने पहले ही अब तक जो हम सीख चुके हैं इस चैप्टर में, जो हम स्किल्स हमने जो ले ली हैं उनके मुताबिक अब हम इस काबिल हैं कि इसी तरह की बात हम कर लें जो हमने इस वक्त अभी ये आपके सामने कर दी है कि हमने प्रिडिक्ट कर दिया कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी हमने इवन डिफ़ाइन भी नहीं किया था, तो हमने पहले ही एक पेशीन गोई कर दी ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बने कि ये देखें ये बड़ी आसान चीज़ें हैं उसी तरह की जैसे हमने लीनियर मोशन में पढ़ रखी हैं। तो आगे बढ़ते हैं जी। तो ये हमारे पास टॉपिक आपका वापस हम उधर आते हैं। तो ये है जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और कोई नई ख़ास बात नहीं करने वाले। इवन डेफिनेशन भी पहले जिस तरह की आपको बात पता है उसी तरह की करेंगे, और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये कोई हमने रिजिड बॉडी फ़र्ज़ करनी है, किसी भी शेप की हो सकती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन यहाँ किताब वाले ने स्फेरिकल फ़र्ज़ किया, हम भी एक सफ़ियर फ़र्ज़ करेंगे। सॉलिड सफ़ियर है, अंदर से फुल भरा हुआ है, पूरा सॉलिड सफ़ियर है, ये फ़र्ज़ करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन पे चलिए फिर आते हैं। तो क्या लिखा है? द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन इज़ कॉल्ड इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये आपको याद आया होना चाहिए, जिस तरह चैप्टर 4 में कभी आपने की थी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी या लीनियर मोशन वाली काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन के, वो थी द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन। जस्ट मोशन कह दें तो मतलब लीनियर मोशन, जस्ट काइनेटिक एनर्जी कहें तो मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जस्ट मोमेंटम कहें तो मतलब लीनियर मोमेंटम। तो ये आपको पता है।
अब है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो फिर ये बिल्कुल वैसी डेफिनेशन है, बस वही है कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है तो ड्यू टू मोशन, लेकिन कौन सी है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो ड्यू टू रोटेशनल मोशन। जो किसी बॉडी में एबिलिटी होती है वर्क करने की उसे कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सिंपल। अब जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ ये स्टेप्स ऐसे हैं, ये भी और कुछ अगले पेज के 2-4 लाइनें कि मैं आपको ये बिल्कुल ना करवाऊँ, मैं आपको जस्ट असाइनमेंट दे दूं कि जी आप इसको पढ़ें और देखें, तो बच्चे बिल्कुल आपको ये करनी चाहिए। उसकी वजह है, उसकी सॉलिड रीज़न है, मैं आपको जल्दी से ये आपको नज़र मरवाता हूँ। ये जो पीछे टॉपिक अभी बिल्कुल इससे पीछे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से पिछला टॉपिक पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम का, तो उसका ये हिस्सा था, उसका फाइनल लास्ट हिस्सा था ये कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो याद करें, रिजिड बॉडी मैंने बताया था किसी भी शेप की हो सकती है, जैसे किताब वाले ने यहाँ डिस्क की शेप की फ़र्ज़ किया, हम भी वैसे ही कर लेंगे, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम अमूमन आपको पता है बेसिकली मजबूरी है कि किताब को ही फॉलो करते हैं, लेकिन किसी भी शेप की रिजिड बॉडी हो सकती है। जैसे ये एक रिजिड बॉडी थी, उसकी n पॉइंट मैसेज की थी, और आपको याद है उनमें से पहले ith मैस उठाई थी जिसका फासला एक्सिस ऑफ रोटेशन से RI था, उसकी किसी भी लम्हे की टेंजेंशियल वेलोसिटी VI थी, और ये पूरी रिजिड बॉडी घूम रही थी, तो उस पूरी बॉडी की ओमेगा थी एंगुलर वेलोसिटी। तो फिर हमने पहले ith मैस का एंगुलर मोमेंटम देखा था, फिर सिमिलरली क्या कहा था कि मैस नंबर 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, फिर सो ऑन n का क्या होगा, फिर सबको आपस में टोटल ऐड कर दिया, तो पूरी रिजिड बॉडी का टोटल हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सबका मजमूआ। और ये एक बड़ा हम फिक्र है जो अब आगे भी यूज़ होना है कि बट द बॉडी इज़ रिजिड, सो फॉर ऑल ऑफ इट्स पॉइंट मैसेज मस्ट हैव द सेम एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 सारे सेम। ये सारे स्टेप्स, ये जो ब्रैकेटों में चीज़ है इसका समेशन की शक्ल में, और ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ पॉइंट मैसेज ऑफ ए रिजिड बॉडी एंड द स्क्वायर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस फ्रॉम द पिवट, यानी पूरी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। तो ये अब बिल्कुल ऐसी ही बातें, चुनाचे मुझे अब यहाँ को बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं होगी, बस शुरू में इतनी सी बात कि जी कंसिडर कर लिया कोई रिजिड बॉडी है स्फेरिकल शेप की और रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, ये एक्सिस है उसका जिसके गिर्द घूमना A डैश एज शोन इन द फिगर, जैसे ये शक्ल में दिखाया। स्फेरिकल शेप की बॉडी फ़र्ज़ कर ली अकॉर्डिंग टू बुक, जैसे बुक वाले ने बताया। मैंने कहा ये कुछ ज़रूरी नहीं होती, रिजिड बॉडी किसी भी शेप की हो सकती है, लेकिन हम मजबूरन फॉलो करते हैं टेक्स्ट बुक को, क्योंकि पेपर चेकर को ज़ाहिर है यही चाहिए जी फलां टॉपिक में क्या बनाया था, क्या कौन सी डायग्राम थी, कौन सी चीज़ फ़र्ज़ की थी। तो ऐसा ही यहाँ भी किया। मैंने कहा ये सॉलिड स्फीयर है, अंदर से पूरा भरा हुआ, तो अंदर से भी भरा हुआ है, तो ये एक्सिस इसके गिर्द इसने यूँ घूमना जो गोल एरो दिखाया है। तो हमने अंदर मौजूद कहीं भी इसकी बॉडी के अंदर कहीं ith मैस चुन ली। ये जो बैरूनी उसकी बाउंड्री है, जो बिल्कुल बाहर वाली बाउंड्री है, उससे थोड़ा अंदर जाके, इसीलिए ये छोटा सर्कल अंदर दिखाया इस ith मैस के घूमने का पाथ। जब बॉडी पूरी घूमेगी तो ith मैस इस सर्कल में घूमेगी, जो फाइनल जो बाहर की बाउंड्री है स्फीयर की उससे अंदर कहीं मौजूद है, और ith मैस का फासला एक्सिस से RI है। यही बातें लिखी हैं कि टेक ए पॉइंट मैस MI एट ए डिस्टेंस RI फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसा कि ये सारा कुछ आपके सामने है। और अगले स्टेप जी शुरू हो गए, फिर ये अभी मैंने पूरी डिटेल में पिछले फिर अभी आपके सामने दिखा दिए, तो ये अब मेरे एक्सप्लेन करने की बातें नहीं हैं, ये आपको खुद पता है। हमने ith मैस की पहले काइनेटिक एनर्जी बताई, वो है जी हाफ MI VI स्क्वायर, I फॉर ith मैस, बट V इजिकल टू R ओमेगा फार्मूला हम सब जानते हैं, तो VI क्या होगा, RI ओमेगा I, वो पुट कर दिया, VI का स्क्वायर था तो RI ओमेगा I का होल स्क्वायर हो गया, और खोला उसको स्क्वायर को, तो ये फार्मूला बना ith पॉइंट मैस की काइनेटिक एनर्जी हाफ MI RI स्क्वायर ओमेगा I स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। ith मैस की ये निकलाई, तो सिमिलरली ये सारे स्टेप्स आपके जाने पहचाने हैं, काइनेटिक एनर्जी फॉर पॉइंट मैस नंबर 1 और फिर फॉर पॉइंट मैस नंबर 2 सो ऑन अप टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉइंट मैस नंबर n, ये सारे जाने पहचाने स्टेप्स हैं, ये सारे बस नीचे 1 1 1 2 2 2 नीचे लिख लिया, फार्मूला वही रिपीट कर दिया जो ऊपर अभी बना था। तो फिर अगला स्टेप आप खुद जानते हैं क्या करना है। फिर द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ होल द बॉडी इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल द पार्ट्स। तो जो इस बॉडी के सारे पार्ट्स होंगे, जिनमें से एक ये दिखाया नुमाइंदे के तौर पर, वो जो उसकी पॉइंट मैसेज हैं M1 M2 सो ऑन अप टू Mn, उन सब की जब काइनेटिक एनर्जी ऐड की तो बच्चों बनी इस पूरी बॉडी की मिल के इकट्ठी पूरी बॉडी की रोटेशनल के ही, क्योंकि ये बॉडी घूम रही है, तो हर बॉडी तो हर पॉइंट मैस तो अपनी अपनी जगह पर उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, कोई इधर को कोई इधर को कोई इधर को, लेकिन सबकी ऐड की तो मिल गई पूरी बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पूरी बॉडी है एज अ होल रोटेशन कर रही है। तो ये सबको जब ऐड किया तो यही मिली है पूरी बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और यही किया काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल पूरी बॉडी की KE1 प्लस KE2 सो ऑन प्लस KEn
आगे क्या करना है आपको पता है क्या करना है, सबकी वैल्यूज़ पुट कर दी। और आगे क्या करना है ये भी आपको पता है क्या करना है। मैंने पिछले भी हवाला भी दिया आपको, पीछे 2 टॉपिक्स में ऐसा किया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी के टॉपिक में भी और फिर एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी के टॉपिक में भी ये सारी बातें आपने की हुई हैं। बट द बॉडी इज रिजिड, सो ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 सो ऑन अप टू ओमेगा एन ये बराबर होंगे जस्ट ओमेगा के। चुनाचे आगे बढ़ते हैं तो फिर अगले 20 स्टेप्स आपके जाने पहचाने हैं। तो ये आपके सामने रोटेशनल काइनेटिक ये जी, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हुई, आपने देखा वो जो सबका ओमेगा 1 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर वो सारे ओमेगा बनने थे, तो ओमेगा वैसे ही सब में आना था ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया और ये 1/2 भी सब में था, कॉमन आ गया। अंदर वाली चीज़ आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, पीछे 2 टॉपिक्स में ये हो चुकी है। इस सारे का सम्मेशन आपको पता है MI/RI स्क्वायर, और ये सारी चीज़ क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी। तो ये फार्मूला फिर क्या बन गया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हुई ½ ओमेगा स्क्वायर। ये तो वही है जो अभी इस लेक्चर के शुरू में हमने पहले ही पेशगोई कर दी थी, अभी डिफ़ाइन भी नहीं किया था, याद है ना, अभी हमने डिफ़ाइन भी नहीं की थी, तो लेकिन फार्मूला पहले ही हमने पेशगोई कर दी थी जो आपके सामने है। तो ये है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ा आसान है, बड़ी आसान बात है, ये बड़ा सिंपल सा मामला है कि देखें रोटेशनल मोशन या ये जो चैप्टर 5 है, तो इसमें हर जो भी टॉपिक अमूमन आता है सिवाय एक आध टॉपिक के, तकरीबन हर टॉपिक में आपने देखा कि यही हुआ कि हम कोई चीज़ पढ़ने लगे हैं तो ऐसी ही लीनियर मोशन में क्या थी पहले वो देखा, तो उसी तरह की चीज़ ये है। अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और बड़ी अहम जो ख़ास आपको अब मौजूदा हालात के मुताबिक थोड़ा सा ये चेंज है। आगे मैंने जो नोट्स पर लिखा वो तो 2 नोट दिए हैं, नोट 1 और नोट 2। लेकिन अब ये जो नोट 2 है, पहले मैं इसकी बात कर दूँ, ये फ्लाई व्हील है किसी इंजन का ये, और इसमें पावर स्ट्रोक ये लफ्ज़ यूज़ किया है, कोई क्रैंक शाफ्ट की रेवोल्यूशन और ये क्या सारी बातें हैं। ये बच्चों अब स्मार्ट सिलेबस में एक टॉपिक आपका मिस है। आपको याद होगा चैप्टर 11 हम पढ़ चुके हैं, लेकिन चैप्टर 11 के आखिरी 2-3 टॉपिक आपको याद होगा नहीं पढ़े हमने, जिनमें से एक बड़ा हम टॉपिक पहले हुआ करता था पेट्रोल इंजन और साथ डीजल इंजन का भी, उनमें ये पूरी डिटेल है, ये पावर स्ट्रोक क्या चीज़ है, कैसे होती है, क्या होती है। तो ये हम इसको क्योंकि हम नहीं पढ़ा, हमने स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है चैप्टर 11, इसीलिए मैं चैप्टर 5 से पहले पढ़ाता हूँ। ये पावर स्ट्रोक वगैरह ये क्या चीज़ होती है, कैसे होती है, ये पूरा पेट्रोल इंजन की पूरी डिटेल में शामिल है। अब हम ये 2-3 लाइनें इस टॉपिक की भी स्किप कर देंगे और इससे कोई हर्ज नहीं है, कोई टेंशन नहीं है आपकी। बस ये सारी क्या है, क्यों है, ये अब पावर स्ट्रोक वगैरह ज़ाहिर है सारी बातें मैंने कहा उधर मौजूद हैं, लेकिन अब वो टॉपिक हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। तो इस टॉपिक का अगरचे स्मार्ट सिलेबस में है, लेकिन ये नोट नंबर 2 हमें अब स्किप करना है, और उससे कोई ऐसा खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप राइट ए नोट ऑन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसके बगैर भी लिख सकते हैं, और ठीक है। तो फिर बस इसको स्किप करके ये मैं सिर्फ नोट नंबर 1 की बात करने लगा। तो नोट नंबर 1 में उसने बताया कि जी अगर किसी सिस्टम में हम किसी सिस्टम की मोशन डिस्कस कर रहे हैं, उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी का जिक्र करने लगे हैं, तो अगर किसी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का तज़किरा करना है और उस सिस्टम में कोई घूमने वाली चीज़ें हैं, कोई स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं या रोलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, स्पिनिंग या रोलिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, और हम उसकी काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करने में इंटरेस्टेड हैं, तो क्या ये रहा है कि देन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम मस्ट इंक्लूड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी if the system has spinning or rolling objects, then the total kinetic energy of the system must include the rotational kinetic energy. तो स्पिनिंग और रोलिंग, रोल करना, ये जैसे ये नीचे डायग्राम अभी थोड़ी देर बाद देखने लगे हैं, ऊपर से रोल करती हुई 2 चीज़ें नीचे को आएंगी, अभी बात करते हैं इसकी। तो स्पिन करते हुए या रोल करती हुई कोई चीज़ें हों, तो फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये वो कह रहा है कि फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी में रोटेशन की भी शामिल होती है। और नोट नंबर 2 हमने स्किप कर दिया, अभी ये टॉपिक जारी है, इसकी अगली हेडिंग पर डायरेक्ट आते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डिस्क एंड ए हूप। हूप क्या होता है? हूप का मतलब होता है रिंग, छल्ला। डिस्क क्या होती है? तो डिस्क तो अभी पीछे किसी टॉपिक में अभी आपको दिखाई भी थी, ये वही फिर से दोबारा एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी, ये डिस्क है, तो आप ऑलरेडी देख जानते हैं डिस्क कैसी होती है। हूप भी पता है वैसे बहुत सौ को आप में से, हूप का मतलब रिंग, छल्ला। तो ये जो मैंने बना दिया यही समझिए ये हूप है, जबकि ये जो मैंने बना दी है ये जो मैं बना रहा हूँ ये है जी डिस्क, जो अंदर से भी पूरी इस तरह से पूरी भरी हुई है, जैसे पैरासीटामोल की गोली होती है, पैनाडोल या पैरासीटामोल की टैबलेट खाते हैं, तो उस तरह की डिस्क है, अंदर से पूरी इस तरह से फिल है, भरी हुई है। और जो ये है ये हूप है, तो ये वाला मैंने कहा हूप है, ये सारा जो हूप है, और या रिंग कह दें, और ये वाली आपको पता है डिस्क है। तो फिर अब हमारा यहाँ टॉपिक हमारा अभी जारी है, मैंने कहा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो उसमें हम आगे बढ़ने लगे।
ये जो अगली हेडिंग है इसके लिए कुछ थोड़ी सी चीज़ है जो टेक्स्ट बुक वाले ने जो फॉर्मेट इख्तियार किया, जो तरीका इख्तियार किया, वही हमें भी मजबूरन इख्तियार करना है। उसने इसके लिए ये कहा है कि एक लिस्ट दी है बच्चों, ये मेरे पास टेक्स्ट बुक है आपकी, तो इसका पेज नंबर है 109, ये वाला 109 पेज है। इस पेज के ऊपर ये कुछ फॉर योर इन्फॉर्मेशन कहता है मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस बॉडीज़ अबाउट ए डैश। ए डैश ये चारों बॉडीज़ में चार चीज़ें दिखाई हैं। ए डैश सबका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये अब आपने ज़मानी याद करने हैं। कैसे बने ये फार्मूले, कहाँ से आए, क्यों आए, इनमें से बहुत से तो बीएससी की मैकेनिक्स की बुक्स में मौजूद हैं। कोई अगर बड़ा बहन भाई बीएससी में पढ़ता हो आपका फिजिक्स, तो ये उनमें से कुछ फार्मूले तो आपको वहाँ पर नज़र आ जाएंगे। इनकी डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, आपकी कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको वीडियो में ऑनलाइन लेक्चर में बता रहा हूँ कि आपने ये कैसे बना, कहाँ से आया ये फार्मूला, ये आपकी टेंशन नहीं है, बस आपने याद रखना है, बस इतना सा काम है। तो 109 पेज टेक्स्ट बुक का ये एक लिस्ट है, ये आपने MCQ वगैरह के लिए भी, और इस टॉपिक में अभी ये चाहिए भी होगा जो अभी जारी है हमारा रोटेशनल के का। उसमें ये थिन रॉड है, बारीक रॉड है, ये वाला एक रॉड है, इसने इस एक्सिस के गिर्द यूँ घूमना, जैसे मैं ये मार्कर घुमा रहा हूँ। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहता है 1/12 ml², L है लेंथ ऑफ द रॉड। ऐसे ही ये मैंने दिखाया था अभी, थिन रिंग या हुप, बारीक छल्ला या हुप कह लें इसको, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है। ये फार्मूला जस्ट याद रखना है। और जो सॉलिड डिस्क या सिलेंडर है, सॉलिड डिस्क सिलेंडर जैसी होती है, बस लंबी डिस्क हो जाए तो कहेंगे हम सिलेंडर कह देते हैं, या कि ये छोटे साइज़ का, छोटी हाइट वाला सिलेंडर तो उसको डिस्क कह देते हैं। तो सॉलिड डिस्क हो या सिलेंडर हो तो उसका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr², 1/2 mr²। और ऐसे ही सफ़ियर का आपने याद रखना है बच्चों, कैसे बना, कहाँ से आया, क्यों आया, ये आपकी टेंशन नहीं है, जैसे मैंने बता दिया आपको, ये ऐसे याद रखना फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये आपको याद होना चाहिए। सफ़ियर का क्या है जी, तो सफ़ियर का है 2/5 mr²। आर ऑफ कोर्स रेडियस है सफ़ियर का, यहाँ भी आर रेडियस है डिस्क का, यहाँ आर रेडियस है थिन रिंग का। तो ये जस्ट आपने याद रखने। अब इनमें से हमें यहाँ जो दरकार है हम उनकी बात अभी करने लगे हैं। तो हम अभी जारी है हमारा ये टॉपिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो उसमें आगे बढ़ते हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अभी डिराइव कर चुके हैं, 1/2 I ω²। और ये हमने दो साइडें बना ली ये लाइन लगा के, ताकि साइड बाय साइड साइमल्टेनियस कंपैरिजन हो जाए, खुद बेक वक्त दोनों का अच्छा है, ज़रा कंपैरिजन करने में आसानी हो। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क की, उसका भी फार्मूला बनाना, और फॉर हुप उसका भी। तो ये बच्चों फॉर डिस्क आपके सामने है, दी मोमेंट ऑफ, सबसे पहले तो ये फार्मूला दोनों का मुश्तरका ही है, यही इधर भी यूज़ होना है और यही फार्मूला इधर भी यूज़ होना है, ये रोटेशनल के का। सिर्फ फ़र्क इतना पड़ना है जो अभी देखा आपने कि आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का अपना है जो कि 1/2 mr² है, अभी थोड़ी देर पहले टेक्स्ट बुक पे दिखाया मैंने, और इस आई की जगह पे इधर हुप में हमने mr² पुट करना है। बस ये करके दोनों तरफ कुछ स्टेप्स करने हैं और ये फार्मूले निकल आएंगे, रोटेशनल के ऑफ डिस्क और रोटेशनल के ऑफ हुप। तो जनरल फार्मूला जो भी डिराइव किया था रोटेशन के का 1/2 I ω² है, मैंने कहा इधर भी यही यूज़ करना है, करते हैं फिर। तो पहले डिस्क के लिए अभी देखा आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क 1/2 mr², और साथ ही मैं दूसरा भी दिखा दूँ हुप के लिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हुप mr² है। बस ये करना है कि इस फार्मूले में डिस्क के लिए इसका फार्मूला पुट कर देना आई का, तो आइए पुट करते हैं। तो ये फार्मूला इधर लिखा जी, यानी इक्वेशन नंबर 1, या क्या लिखा है, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1, ये 2 है, उसको 1 में पुट करने से क्या मिला हमें। तो ये आपके सामने है जी, सिंपल से स्टेप्स हैं। ये फार्मूला इधर लिखा 1/2, और आई की जगह पे ये सारी वैल्यू 1/2 mr² और साथ ज़ाहिर ω², और आगे मज़ीद इसको खोल के लिखा तो ये 1/2 और 1/2 1/4 बन गए, और m आ गया, और r² ω² है, इनका इकट्ठा ही r ω² बन गया। और हम जानते हैं v = r ω होता है, तो ये हम कह सकते हैं r ω का सारे का स्क्वायर असल में v का स्क्वायर है। तो बन गया फिर फार्मूला, ये है जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डिस्क का 1/4 m, और साथ r ω का स्क्वायर था तो v का स्क्वायर, 1/4 mv² रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है डिस्क का। और याद रहे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कही जाए तो वो चाहे डिस्क हो चाहे हुप हो, दोनों की ही 1/2 mv² है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क की हो चाहे हुप की हो, डिस्क की हो चाहे हुप की हो, दोनों की ही के ट्रांसलेशनल जो है वो दोनों की ही के ट्रांसलेशनल जो है वो दोनों का फार्मूला सेम है, जो कि है 1/2 mv²। लेकिन रोटेशनल का फ़र्क क्या आ रहा है तो वो अब देखते हैं। तो मज़ीद दूसरी तरफ भी यही स्टेप्स हमारे सामने हैं फॉर हुप, तो आपने वही रोटेशनल के का फार्मूला लिखा, वो आपके सामने, और उसमें ये हुप का mr² होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बताया था, तो वो पुट किया। तो ये फार्मूला आया जी 1/2, और ये
आई की जगह एम आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर साथ आ गया। फिर वही स्टेप्स किए जो इधर किए थे, आर स्क्वायर ओमेगा हो गया आर ओमेगा होल स्क्वायर और वी इक्वल टू आर ओमेगा होता। तो ये बना जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुप, उसका फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। पता चला कि मैग्नीट्यूड में हुप की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही होती है, और ये एमसीक्यू के लिए भी पॉइंट बता रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड में हुप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। जबकि इधर आपने क्या देखा, ज़रा गौर करना, इधर आपने ये देखा कि जो डिस्क है उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल के मुकाबले में हाफ होती है, क्योंकि ये 1/4 एम बी स्क्वायर और ट्रांसलेशनल होनी थी 1/2 एम बी स्क्वायर। तो आप 1/4 एम बी स्क्वायर को 1/4 एम बी स्क्वायर को आप 1/4 एम बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 एम बी स्क्वायर। तो यही मैं बता रहा था कि जो डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो डिस्क की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का हाफ है। ये एमसीक्यू का भी एक पॉइंट आ गया। साथ ही आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों फार्मूले 2 हमारे पास अब हाथ आ गए। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिस्क की है 1/4 एम बी स्क्वायर, अब ये याद रहे, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हुप की है हाफ एम बी स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें, और उनके बारे में 2 एमसीक्यूज़ भी समझा दिए। साथ ही अभी टॉपिक जारी है, ये लास्ट हिस्सा उसका अब शुरू हुआ हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का टॉपिक जो जारी है उसका लास्ट हिस्सा वो है जी वेलोसिटीज़ ऑफ ए डिस्क एंड ए हुप एट द बॉटम ऑफ एन इनक्लाइन। ये तस्वीर, ये डायग्राम आपके सामने है, आसान सी है, इजीली आप ड्रा कर सकते हैं। इधर को लाइन खींची, ये 2 लाइनें ये बना के इधर को, और यहाँ से ये खींच दी, तो ये हाइट एच है। ये एक इनक्लाइन सरफेस है जिसकी हाइट एच है। इनक्लाइन प्लेन आपको पता है, तिरछा यूं किया हुआ तख्ता है, प्लेन है। इसके ऊपर 2 चीज़ें हैं, एक डिस्क है एक हुप है, वही जो अभी दिखाए थे, ये अभी नीचे मेरे पास मौजूद है, एक डिस्क और एक हुप, यही दोनों इस एच हाइट वाली इंक्लाइन प्लेन से रोल होते हुए नीचे को आए। और फ़र्ज़ करना, जैसे हम अमूमन किया ही करते हैं, आपको पहले भी पता है कि फ्रिक्शन हम फ़र्ज़ करते हैं जैसे नहीं है, फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। तो फिर अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आपको फिर पता है, चैप्टर 4 से ये सारी बातें हमने सीखी हुई हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो फिर आप जानते हैं कि जितनी होगी दोनों की टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी, नीचे बॉटम पे पहुँच के दोनों की टोटल काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही बनेगी, क्योंकि कोई लॉस नहीं हुआ ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये बात ध्यान में रहे, जितनी टॉप पे थी पोटेंशियल एनर्जी, नीचे पहुंच के उतनी ही दोनों की हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो क्या कह रहा है जी कि कंसिडर करें जी कोई डिस्क है और हुप है, आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ एन इनक्लाइन। ये दोनों ही रेस्ट से पहले खड़े थे, छोड़ दिए, एक हुप और एक डिस्क, और किसी इनक्लाइन की टॉप से जिसकी हैविंग हाइट एच, हाइट उसकी एच थी एज शोन इन द फिगर, जैसे शक्ल में दिखाया गया। देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, ये मैंने बताया फ्रिक्शन नहीं है, अगर फ्रिक्शन भी हो तो फिर प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी आएगा, ये आपको पता है, चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ है। लेकिन फ्रिक्शन नहीं है तो फिर क्या होगा, जितनी टॉप पर थी पोटेंशियल एनर्जी, क्या लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप, वो नीचे पहुंच के बनेगी काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम। लेकिन वो जो नोट नंबर 1, जिसको अब हम 1 2 नहीं कहेंगे, दूसरा तो अब हमारे लिए नहीं है, नोट ही बस कहेंगे, तो ये हमने अभी पढ़ा था कि अगर किसी सिस्टम में, मैंने हवाला भी उस वक्त पढ़ते हुए दिया था इसका, कि किसी सिस्टम में रोलिंग या स्पिनिंग ऑब्जेक्ट है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी में मस्ट इंक्लूड दी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो जो टॉप पे थी बॉडी हो, दोनों बॉडीज़ की, वो थी पोटेंशियल एनर्जी, और नीचे पहुँच के बॉटम पे हो जाएगी दोनों की काइनेटिक एनर्जी। लेकिन क्योंकि रोलिंग या स्पिनिंग भी है तो फिर नीचे पहुँच के हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल एट द बॉटम। क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल एट द बॉटम प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल एट द बॉटम। यानी जितनी ऊपर पोटेंशियल एनर्जी थी दोनों की, उतनी ही नीचे पहुंच के काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, 2 तरह की, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, तो बॉटम पे पहुंच के। ठीक हो गया, ये इक्वेशन नंबर 6 हमने एक इसका नंबर दे दिया, पहले 4 5 वगैरह हो चुकी हैं। अब अभी हमने आगे बढ़ना है, ये हमारे अगले स्टेप्स हैं जी। तो अब फिर ये जो इक्वेशन है बारी बारी बस ये करना है, ये इक्वेशन बारी बारी डिस्क के लिए और हुप के लिए यूज़ करनी है और दोनों की वेलोसिटीज़ निकलनी है। देखते हैं कैसे। तो यही इक्वेशन अब याद रहे, पहले डिस्क के लिए, फिर यही इक्वेशन हुप के लिए। लेकिन जब यहाँ पुट करनी है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो डिस्क की होगी 1/4 एम बी स्क्वायर और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हुप की होगी 1/2 एम बी स्क्वायर। लेकिन याद रहे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी चाहे डिस्क हो चाहे हुप हो, वो हाफ एम बी स्क्वायर ही होनी है। ये सारी बातें अभी थोड़ी देर पहले बताई आपको। तो फिर बढ़ते हैं आगे, ये आपके सामने है जी, वो जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ वो आपके सामने हैं। तो ये फिर वही किया, दोनों तरफ साइड बाय साइड, ताकि बात समझना ज़्यादा अच्छा हो, आसान हो, दोनों का कंपैरिजन भी साथ ही सामने है। तो वेलोसिटी ऑफ डिस्क एट द बॉटम और फिर है वेलोसिटी ऑफ द हुप एट द बॉटम। तो इक्वेशन 6 मैंने कहा भी दोनों में यूज़ करनी है। क्या थी, अभी देखा आपने, वो थी पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल एट द बॉटम प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल एट द बॉटम। तो मैं आपको ऑलरेडी बता गया हूँ, पोटेंशियल एनर्जी पता है mgh होती है टॉप पे, वो होगी इज इक्वल टू
ये क्या है, ये है जी हाफ एम वी डी स्क्वायर, स्मॉल डी लिखा वी के साथ ताकि याद रहे ये डिस्क की बात, डी फॉर डिस्क, तो ये स्पीड डिस्क की निकालने लगे हैं इन स्टेप्स में। ऐसे ही दूसरी तरफ जाएंगे तो वो वी एच होगा, एच फॉर हुप, वहाँ वी एच निकलेगी हुप की वेलोसिटी नीचे आके बॉटम पे। तो वो जो बताया जी इक्वेशन 6 है जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल के जो हाफ एम वी स्क्वायर है प्लस डिस्क की रोटेशनल के 1/4 एम वी स्क्वायर, वी के नीचे छोटा सा डी लिख दिया ताकि वी डी डिस्क की स्पीड है। बाकी के स्टेप्स बड़े सिंपल हैं, ये हाफ एम वी डी स्क्वायर इधर भी है और यहाँ पे 1/4 है। तो जैसे मैंने अभी दिखाया था ये वाले स्टेप्स अभी दिखाए थे कि ये जो 1/4 एम बी स्क्वायर है उसको आप 1/2 इंटू 1/2 एम बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फिर ये यहाँ से इन दोनों से 1/2 एम बी स्क्वायर का बना गया। तो अंदर क्या है, इसकी जगह पे 1 और जो इधर बचा था वो ये वाला 1/2, ये वाला 1/2 जो इधर 1/4 बनता था 1/2 इंटू 1/2, तो वो एक 1/2 तो बाहर आ गया कॉमन निकल के और अंदर इधर बचा एक 1/2। उम्मीद है ये बात आसान सी है, समझ गए हैं। तो हाफ एम बी स्क्वायर बाहर आ गया और अंदर आया इसकी जगह 1 और इसकी जगह 1/2। 1 + 1/2 होता है, ये आपके सामने ये है जी। एलसीएम लिया हमने, इसका 2 आ गया तो ऊपर बना 2 + 1 और नीचे 2 तो ये बना 3/2। ये स्टेप्स मैथमेटिकल है, सिंपल है, हाथ से एक दफ़ा ही करेंगे तो समझ आ जाएगी। एम से एम भी कैंसिल हो गया और यहाँ से हमें अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है वी डी की वैल्यू के लिए। वी डी स्क्वायर तो आ चुका हुआ है, तो वी डी निकलना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया ज़ाहिर है। लेकिन पहले स्टेप्स देख लें, ये भी तो ये 3/2 था इंटू 1/2, ये मिलके बन गया 3/4 वी डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच। और ये दूसरी तरफ जाएगा जब 3/4 तो बनेगा 4/3 और जी एच और वी डी स्क्वायर का भी ज़ाहिर है हमने अंडर रूट लिया और इसका भी अंडर रूट, तो दोनों तरफ स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। वी डी बची है 4/3 जी एच अंडर रूट, ठीक हो गया। ये सारे स्टेप्स ये बिल्कुल सेम ऐसे ही कुछ अब उधर हैं, तो वो सिंपल से मैथमेटिकल हैं, कोई साइंस समझाने की ज़रूरत नहीं है इनकी। वेलोसिटी ऑफ द हुप एट द बॉटम कह रहा है यूजिंग इक्वेशन 6 एंड 5। ये 6 एंड 5, 6 तो वही है जो दोनों के लिए यूज़ करनी बताया दिया था और 5 ये है आपके सामने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हुप, ये भी बता दी थी। तो बस टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप mgh इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हुप एट द बॉटम प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हुप। तो आपको पता है, अभी बताया मैंने कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हुप की हाफ एम वी स्क्वायर है और अभी देखा रोटेशनल भी हाफ एम वी स्क्वायर है, तो दोनों सेम है। तो दोनों सेम है तो ये बना 2 इंटू ये और ये, जैसे होता है ना a प्लस ए इज इक्वल टू 2a, तो 2 हाफ ये बना हाफ एम वी एच स्क्वायर प्लस हाफ एम वी एच स्क्वायर बना 2 हाफ एम वी एच स्क्वायर। हाफ से 2 कैंसिल हुआ और ये m भी दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो जी एच इज इक्वल टू वी एच स्क्वायर बना। होप की वेलोसिटी निकालनी है, स्क्वायर नहीं निकालना, दोनों तरफ ज़ाहिर है स्क्वायर रूट किया, वी एच आ गया जी एच अंडर रूट। अब इन दोनों इक्वेशन को 7 और 8 इन दोनों को कंपेयर भी करें तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 क्या नज़र आ रहा है, इधर अकेला जी एच अंडर रूट है, इधर है 4/3 जी एच अंडर रूट। तो कौन बड़ा है नज़र आ रहा है कंपैरिजन से कि वी डी बड़ा है वी एच से। सादा सा मैथमेटिक्स है, ऐसी कोई बड़ी पेचीदा बात नहीं है। तो यहाँ हम जल्दी से ये दिखा देते हैं कि जी अगर वी डी है 4/3 जी एच अंडर रूट और अभी देखा वी एच जो है हुप की जो है वो है जस्ट जी एच अंडर रूट। तो आप कंपैरिजन करने के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं इधर 3/3 लिख दूँ साथ, 1 नहीं है ना साथ, 1 3/3 से 3 कैंसिल, फिर 1 ही बनना, फिर वही बनना जी एच अंडर रूट वही बनना। लेकिन ऐसा करने से समझ आ गई कि वो ऊपर वाली बड़ी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि 4/3 इज़ ऑफ कोर्स ग्रेटर दैन 3/3, क्योंकि बड़े के नीचे तो सेम है, ज़ाहिर है बड़ी फिर वही होगी जिसके ऊपर बड़ा है। तो फ़ौरन समझ आ गई, ये तो पता ही है कैंसिल होकर फिर वही 1 बनना है, तो फ़ौरन समझ आ गई हमें मैथमेटिकली कि कौन बड़ा है। तो समझ आ गई कि वी डी जो है वो वी एच से बड़ा है, यही हम रिज़ल्ट बता रहे हैं। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 के वी डी इज़ ग्रेटर देन वी एच, यानी रिजल्ट क्या हुआ, हेंस रिजल्ट हुआ हेंस चुनाचे द डिस्क विल मूव फास्टर दैन द हुप ऑन रीचिंग द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन। तो डिस्क विल मूव फास्टर, नीचे पहुंचने पर उसकी हमने साबित कर दिया सारा कि वेलोसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू हुप। लें जी, ये आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फिनिश हुआ जी, थैंक यू।